नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका सुनील एडुकेयर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी पुलिस की वैकेंसी जिसमें 52,000 से अधिक पद, उसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। तो उसकी जो परीक्षा है में भी अक्टूबर या नवंबर में हम कह सकते हैं उसकी परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अब हम उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बम्पर तरीके से, निःशुल्क व आसान तरीके से करवाएंगे, जिसमें इसके पहले वीडियो में हमने आपको इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया कि सिलेबस में कहां से कौन सा पोर्शन पूछा जाएगा, जिसमें इसका सिलेबस आज बता देते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में सभी विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी तथा इसके कुछ सामान्य करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। साथ ही रीजनिंग में हमने आपको बता समझा दिया, पिछली कक्षा में आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, हिंदी तथा कुछ पोर्शन मैथ से भी पूछे जाएंगे। तो आप एकदम कमर कर लीजिए कि हमें आपकी बार 52,000 में से एक सीट हमें उत्तर प्रदेश पुलिस की लेनी है। हमारा गर्व है कि आपकी हमारे शरीर पे उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्दी हो। तो एकदम आप मन लगा करके एकदम स्ट्रेटेजी के साथ हमारे साथ जुड़िए। आपको मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कराऊंगा ताकि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी में एक पद आप सुनिश्चित कर सकें। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान से, क्योंकि इसके पहले कुछ विज्ञान की क्लासें हमारे चैनल पे उपलब्ध है, उसको आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें जीव विज्ञान की लगभग क्लासें हैं, उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और आज शुरू करते हैं यांत्रिकी। भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी पहला चैप्टर है। यांत्रिकी हम क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यांत्रिकी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि यांत्रिकी बहुत बड़ा टॉपिक है, क्या कह सकते हैं बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें जितने भी यांत्रिकी मानी यांत्रिकी संबंधित यंत्र से संबंधित है, इसमें गति, चाल, वेग, बल, घर्षण बल, ऊर्जा, जितने भी यांत्रिकी से संबंधित टॉपिक के सब इसी चैप्टर में दिए गए हैं। इसलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यांत्रिकी का चैप्टर। क्यों, इसके साथ समझ लीजिए यांत्रिकी के चैप्टर से परीक्षाओं में क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं, या आप ऐसे मान सकते हो कि यांत्रिकी से क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। तो यांत्रिकी का जो आज टॉपिक है इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला जो आज का क्लास है इसमें हम केवल गति, दूरी, चाल, विस्थापन, त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन, इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं। इसी टॉपिक को इस क्लास में हम पढ़ेंगे, एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा, जैसे इसमें देख लीजिए जैसे चाल है, वेग है, और उसके बाद दूरी, विस्थापन, इसमें कंफ्यूजन होता है कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि वेग क्या है, चाल में अंतर क्या है। तो इसको हम एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि पूरे टॉपिक को, इस पूरे चैप्टर को एकदम आसान तरीके से पढ़ाएंगे। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी क्लास में आपको दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, हमने इसको एक टॉपिक वाइज लिख दिया कि इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो गति पढ़ेंगे, इसके बाद विराम अवस्था क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन, चाल, वेग, इसको हम आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है गति, मोशन। गति क्या है, मोशन क्या है, या किसे हम गति कहते हैं, किसे हम मोशन कहते हैं। मोशन को तो गति क्या है कि यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ समय परिवर्तन के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो उसे वस्तु का गति कहते हैं। हमने क्या बताया कि यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो उसे हम गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, तो मोटरसाइकिल एक वस्तु हो गई और हम भी तो एक वस्तु ही हैं। हम मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, मोटरसाइकिल के साथ समय के साथ साथ स्थान में जो परिवर्तन हो रहा है उसे ही गति कहते हैं। सपोज करिए यहां कोई ये पॉइंट है, यहां कोई वस्तु है, इस वस्तु के साथ यहां से समय के साथ साथ बी पॉइंट पे पहुंच गई, तो ये जो यहां से यहां तक पहुंची समय परिवर्तन के साथ साथ उसके स्थान में जो परिवर्तन हुआ, इसी परिवर्तन को हम गति कहते हैं। समझ आ गया, गति कहते, इसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अगला क्या है, अगला पढ़ते हैं विराम अवस्था। विराम अवस्था, स्टॉप्ड। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ समय परिवर्तन के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे वस्तु की विराम अवस्था कहा जाता है। इसको भी समझते हैं। सपोज करिए कि कोई वस्तु है, एक वस्तु गति कर रहा है
और एक वस्तु यही है। तो ये वस्तु तो समय परिवर्तन के साथ साथ यहां पहुंच गया, लेकिन ये जो वस्तु है ये वहीं पे स्टॉप है। तो अर्थात क्या, विराम अवस्था। जब हम यहाँ पे स्टॉप है और कोई वस्तु हमारे सामने से यहां निकल गई, यहां कोई वस्तु है, मैं यहां हूं और कोई वस्तु समय के परिवर्तन के साथ साथ वो यहां से आगे पहुंच गई। तो क्योंकि हम तो यही खड़े हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि जब हम लोग किसी गाड़ी पे बैठ के जाते हैं तो हम लोग को देखते हैं कि जो सड़क के किनारे पेड़ लगे, वृक्ष लगे होते हैं, वो तो स्टॉप होते हैं ना, लेकिन हमें लगता क्या है, हमें लगता यही है कि वो गति कर रहा है। तो जो पेड़ है, हम तो वस्तु के साथ गतिमान हैं, लेकिन जो वृक्ष है, वृक्ष क्या है, विरामावस्था में है। क्यों विरामावस्था में? क्योंकि समय के साथ साथ हमारे स्थान में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसी समय परिवर्तन के साथ साथ वृक्ष का में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी को विराम अवस्था कहा जाता है। तो एक वस्तु के साथ किसी अन्य वस्तु के साथ समय परिवर्तन के साथ साथ उसके स्थान में जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। दूसरा हमने क्या बताया, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ समय परिवर्तन के साथ साथ उसके स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम विराम अवस्था कहते हैं। अगला है दूरी और विस्थापन। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। दूरी को कहते हैं हम डिस्टेंस और विस्थापन हो गया डिस्प्लेसमेंट। दूरी को कहते हैं हम डिस्टेंस, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको समझते हैं, पहले समझते हैं दूरी। गति करते हुए किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। सपोज करिए, उदाहरण बताते हैं आपको। सपोज करिए आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है। अब लखनऊ से, ये लखनऊ है, यहां से दिल्ली आपको जाना है। अब लखनऊ से दिल्ली जाने का दो रूट है। एक रूट है वाया कानपुर होते हुए और एक रूट है वाया मुरादाबाद होते हुए। दो रूट है। अब देखा जाए तो दोनों रूटों में दूरी का तो कुछ अंतर ही है। किसी से दूरी कम है, किसी से दूरी अधिक है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, समझाना क्या चाह रहा हूं दूरी के बारे में। क्या हमने बताया, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को हम कहते हैं दूरी कहते हैं। तो हमने बताया कि लखनऊ से कानपुर दिल्ली जाना है, तो एक कानपुर होते रास्ता है, एक रास्ता क्या है दिल्ली होते हुए। तो ये जो यहां से यहां तक की जो संपूर्ण लंबाई है, इसी को हम दूरी कहते हैं। यहां से यहां तक की जो संपूर्ण लंबाई है, उसी को हम दूरी कहते हैं। एक एग्जांपल से हम आपको और समझाते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है, सपोज करिए कोई एक वस्तु है, यहां से चल रही है, ये सीधे गई, फिर इधर मुड़ गई, फिर सीधे गई, फिर मुड़ गई, फिर मुड़ गई, फिर मुड़ गई, फिर मुड़ गई और यहां पहुंची, बी स्थान पहुंची। तो अब दूरी समझिए। अगर दूरी आपको समझ में आ जाएगा तो विस्थापन अभी एक ही सेकंड में समझ में आ जाएगा। हमने क्या बताया कि यदि कोई वस्तु या किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो इसकी दूरी की गणना हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम क्या संपूर्ण मार्ग की लंबाई की मैं बात कर रहा हूं। मैं संपूर्ण मार्ग की लंबाई की बात कर रहा हूं कि किसी वस्तु के द्वारा संपूर्ण मार्ग की जो लंबाई, संपूर्ण मार्ग की लंबाई तय की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो यहां से यहां, तो इस पूरे लंबाई को हम जोड़ लेते हैं, यही क्या होती है, दूरी। इतना हम आपको समझाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूरी आ जाएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन समझ में आ जाएगा। अच्छा, दूरी हमने बताया किसी मार्ग के किसी वस्तु के द्वारा संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। आते हैं विस्थापन पे। विस्थापन क्या मैं बताऊं कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। क्या मैंने बताया, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यहां हमने बताया कि संपूर्ण मार्ग की लंबाई, मानिए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर,
5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अगर हम इसके दूरी की गणना करें तो जोड़ेंगे 2, 4, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 26, 27 किलोमीटर। तो इस क्योंकि संपूर्ण मार्ग की हमने लंबाई की गणना की है तो संपूर्ण मार्ग की लंबाई कितनी हो गई? 27 किलोमीटर। अब विस्थापन हमने क्या कहा कि किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? हम विस्थापन करते हैं। अर्थात यहां से यहां तक की जो न्यूनतम दूरी है इसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो इसका विस्थापन कितना होगा? देखिए 2, 2, 4, 5, 6 किलोमीटर। कितना आ गया? 6 किलोमीटर आ गया। हमने क्या बताया कि संपूर्ण मार्ग की लंबाई, दूरी और बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। समझ आ गया? हमने आपको चित्र के द्वारा बता दिया। जैसे अगर हम कहें खेत की, अगर हम गणना करें कि आपको खेत जाना है या आपको स्कूल ही जाना है, कोचिंग संस्था जाना है, तो जहां से आप निकलते हैं या तो सीधे घूमते हुए जाते हैं या तो वो जो घूमते हुए हम लोग जाते हैं कोचिंग संस्थान पे आते हैं आप लोग या स्कूल में जाते हैं तो पूरी मार्ग की लंबाई को काउंट कर देंगे तो दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई 60 सीधे पहुंच जाए तो क्या होता है? वो विस्थापन होता है। आगे हम पढ़ते हैं चाल और वेग। ये भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि चाल क्या है, वेग क्या है। अब इसी से ये भी है, इसी दूरी और विस्थापन पर आधारित ये भी है कि चाल क्या है और वेग क्या है। देखिए क्या कि हम लोग किसी भी गाड़ी की जो है गति को चाल के द्वारा ही नापते हैं कि फलाने या फला लड़का जो है 120 किलोमीटर स्पीड की गाड़ी चल रही है। जैसे इसमें हमारे देश में वंदे भारत चल रही है तो कहते हैं कि वंदे भारत की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड माने क्या? चाल। लेकिन वेग नहीं कहा जाता। वेग दूसरी चीज है, स्पीड दूसरी चीज है। अब समझते हैं चाल क्या है, वेग क्या। तो सबसे पहले समझते हैं चाल, स्पीड। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, यहां हमने क्या लिखा? इकाई समय। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। हमने क्या बताया? किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। इसको इतना फोर्स से हम इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको दूरी चाल व वेग में अंतर आज ही समझ में आ जाए। क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है, बहुत लोग पूछ लेते हैं कि चाल क्या है, वेग। इंटरव्यू में पूछ जाता है कि चाल क्या है, वेग क्या है। तो चाल इकाई समय में तय की गई दूरी, वेग वेलोसिटी। वेग क्या है कि किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। क्या बताया हमने? विस्थापन। कि यदि कोई वस्तु इकाई समय में जितना विस्थापन तय करता है उसे वस्तु का हम वेग कहते हैं। अब हमने भी आपको यही समझाया था कि यदि इसकी दूरी की बात करें तो दूरी हमारी आ गई थी, देखिए 27 किलोमीटर। तो ये जो दूरी तय कर रही है कोई वस्तु, संपूर्ण मार्ग की लंबाई जो है, इसी को कहा जाता है चाल। लेकिन यदि इकाई समय में कोई वस्तु जो विस्थापन यहां से यहां तक जो विस्थापन तय करता है उसको ही वेग कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। और वेग बराबर होता है यहां दूरी था, यहां लिखेंगे हम विस्थापन बटे समय अंतराल या समय। दोनों में अंतर आपको पता लगा कि दूरी, पहले समझ हमने बताया कि दूरी क्या है, फिर हमने आपको बताया कि विस्थापन क्या है। क्योंकि दूरी का संबंध चाल से है, विस्थापन का संबंध वेग से है। विस्थापन कोई वस्तु जितनी इकाई समय में जो विस्थापन तय करेगी उसे वेग कहेंगे, जो दूरी तय करेगी उसे हम चाल कहेंगे। अच्छा, आते हैं हम लोग त्वरण पे कि त्वरण क्या है। कि यदि किसी वस्तु का वेग, देखिए वेग समय, किसी वस्तु का वेग समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है, किसी वस्तु का वेग समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है, तो वेग के परिवर्तन की दर को
लिख दे रहा हूं मैं, वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हमने क्या बताया कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है तो वेग के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। इसको मैं आपको बता देंगे, एक ट्रिक से बता दूंगा कि कौन कौन सदिश राशियां हैं, कौन कौन अदिश राशियां। जब इस चैप्टर खत्म होगा आपको हम बता देंगे, आपको सदिश राशि व अदिश राशि याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आता है कि त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। हमने क्या बताया कि किसी वस्तु के द्वारा वेग, किसी वस्तु का वेग समय के साथ साथ यदि परिवर्तित होता है तो वेग के परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण बराबर हो सकता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपान समयांतराल। अगला है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति क्या है इसका जवाब बताते हैं आपको कि वृत्ता किसी वस्तु के द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर जो गति होती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु, इसे वृत्तीय गति समझते हैं हम लोग। यदि कोई वस्तु है, ये इसका केंद्र इस पे गति कर रहा है, यहां से कोई वस्तु चली, यहां से यहां गति करते हुए यहां पहुंच गए, तो उसे कहते हैं हम वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसमें पाया जाता है, हमारी पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो वृत्तीय गति पर ही करती है। अर्थात पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा वृत्तीय गति के द्वारा ही किया जाता है। या ऐसे कह सकते हैं, कोल्हू से लगा हुआ बैलगाड़ी वो भी वृत्तीय गति करता है। हम लोग जो मंदिरों का परिक्रमा करते हैं, कहीं भी मंदिर पे जाते हैं, किसी देवती देवता या कहीं जाते हैं गुरुद्वारे में, तो जो उसका परिक्रमा करते हैं तो हम किसी वस्तु को जब केंद्र मार के उसके चारों तरफ घुमा जाता है तो उसी को वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या कहता है, वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला है कोणीय वेग। वृत्तीय गति समझ आ गया ना, बहुत आसान वृत्तीय गति है कि किसी वस्तु द्वारा किसी बिंदु को केंद्र मान के उसके चारों तरफ जो परिक्रमा की जाती है उसी को वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला है कोणीय वेग। कोणीय वेग मैंने बताया ये कोई केंद्र है, इसके चारों तरफ यहां से हम चले हैं, इस केंद्र के चारों तरफ जो गति की जाती है उसे ही वृत्तीय गति कहा जाता है। अब क्योंकि कोणीय वेग भी उसी पे आधारित है, सर्कुलर वेलोसिटी। क्या है कि वृत्तीय गति करती हुई कोई वस्तु, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। हमने क्या होता है कि वृत्तीय गति करती हुई कोई वस्तु के कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। अभी हम जब समझ लेंगे कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय वेग अपने आप समझ में आ जाएगा। कोणीय विस्थापन समझ लेते हैं इसके पहले कि कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूमती है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं, अर्थात सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज करिए कि ये कोई ए बिंदु है, हमने ए बिंदु को माना, हम क्या बता रहे हैं, कोणीय विस्थापन पहले बता रहे हैं कि कोई वस्तु इसकी प्रारंभिक स्थिति है, कह रहे हैं हम कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूमती है, सपोज करिए यहां से यहां तक घूमी, इसकी प्रारंभिक स्थिति रहती यहां थी, तो ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये क्या है, कोणीय विस्थापन है। फिर समझ लीजिए कि कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण घूमती है
उसे ही कोणीय विस्थापन कहते हैं। हमने आपको बताया कि ये बिंदु कोई है, यहाँ से यहाँ तक वस्तु आने में, सपोज को ये बी है और ये सी है, यहाँ तक वस्तु को आने में जितना कोण घूमना पड़ा उसी को कोणीय विस्थापन कहा जाता है। और कोणीय वेग, देखिए फिर वेग से है, वेग विस्थापन से अंतर है। वेग क्या है कि वृत्तीय गति करती हुई कोई वस्तु के कोणीय विस्थापन की दर को उसका कोणीय वेग कहते हैं। तो आज के दिन हमने आपको क्या पढ़ाया, गति विरामावस्था, दूरी, जो हमने आपको जितने टॉपिक बताए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूछा क्या जाता है इससे सवाल पूछा ही जाता है जो कि दूरी, विस्थापन, चाल, साथ साथ अब इसमें हम आपको अगले टॉपिक अगले क्लास में पढ़ाएंगे, उसमें आपको पढ़ाएंगे बल, उत्तोलक, फिर हम पढ़ाएंगे न्यूटन के गति संबंधित नियम, फिर ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल का दैनिक जीवन में उपयोग। इस क्लास जब ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तब इसके हम महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, कहां से क्वेश्चन आता है, कौन क्वेश्चन पूछ जाता है, इसके जो है कौन अदिश राशि है, कौन सदिश राशि, इसका मात्रक क्या है, इसको हम जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तब पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए डट जाइए, एकदम प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हमें वर्दी पहनना है तो पहनना है। अगले क्लास में पुनः मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।